नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्स बुक IAS में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण आप लोगों के परीक्षा के लिहाज से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक नया सदस्य देश बना है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि IMF की स्थापना कब हुई थी और इसकी सदस्यता कैसे ग्रहण की जाती है और वर्तमान स्थिति में भारत की क्या स्थिति है, और उसके साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ऋण कैसे मिलता है और ऋण को क्या कहा जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान समय में यह चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 191वां सदस्य देश बना है और यह जो है आपका यूरोप का देश है, लिechtenstein इसका नाम है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह स्थापना 1944 में एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुआ था 1944 में, और इसमें 44 देशों ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वह 1939 से प्रारंभ हुआ था और 1944 आते आते वह अपनी समाप्ति की स्थिति में पहुंच गया। तो उस समय विश्व में कई समस्याएं देखी गई थी। तो अमेरिका के नेतृत्व में 44 देशों ने वाशिंगटन, जो कि आपका अमेरिका में स्थित है, वहाँ पर 44 देशों ने मिलकर एक बैठक की और उस बैठक को आपका जाना जाता है ब्रेटन वुड्स समझौता या ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में आपका 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फाइनलाइज हुआ और तीनों क्या थे आपका। नंबर 1 पर था IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, दूसरे नंबर पर आपका था IBRD या वर्ल्ड बैंक, और तीसरे नंबर पर आपका था ITO जिसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के रूप में जाना जाता था। तो उस समय चूँकि अमेरिका का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, अमेरिका ने पूरे विश्व में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका और रशिया का बेहद ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। तो अमेरिका के सीनेट, जो कि संसद के रूप में जाना जाता है, जैसे भारत में संसद होता है वैसे ही वहाँ पर सीनेट, तो सीनेट में तीनों बिल पहुँचे, IMF और आपका IBRD और ITO का। तो ITO आपका वहाँ से पास नहीं हो पाया, इसलिए यह संगठन का रूप नहीं ले पाया। तो उस समय 2 ही संगठन आपके बने। कौन कौन? एक आपका IMF हो गया, दूसरा आपका IBRD या तो वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर हम लोग चूँकि बात कर रहे हैं IMF का, तो IMF का जो गठन हुआ था वह 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसे जो कहा जाता है आपका ब्रेटन वुड जुड़वा या वाशिंगटन जुड़वा, क्योंकि वाशिंगटन में बैठक हुई थी इसलिए वाशिंगटन से ही यह 2 संगठनों का जन्म हुआ था। तो इसीलिए इसको वाशिंगटन जुड़वा के नाम से जाना जाता है। और यह कार्य करना जो प्रारंभ किया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह मई 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया था। और वहीं बात किया जाए प्रथम प्रबंध निदेशक की, सबसे बड़ा पोस्ट होता है IMF में, तो उसके आपके पहले जो थे वो आपके कैमिल गट थे या आपके बेल्जियम के थे, कैमिल गट थे। और यह किस देश के निवासी थे? यह आपके बेल्जियम के थे। वहीं स्थापना का प्रारूप जो तैयार किए थे हैरी डी वाइट थे और यह आपके अमेरिकी थे, अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। और इसका जो मुख्यालय है यह वाशिंगटन में स्थित है और वाशिंगटन जो है आपका अमेरिका में है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगर कोटा की बात की जाए तो 24 सदस्यीय जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की होती है उसी के द्वारा कोटा का निर्धारण किया जाता है। और यह निर्धारण 4 सूत्री फार्मूले के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले किसी भी देश को अगर सदस्यता दी जाती है, मान लीजिए सपोज दैट विश्व में कोई ए देश है तो इसको सदस्यता दी जाएगी, तो उसको 4 आधार पहले देखा जाएगा।
उसमें 4 फार्मूला जो है वो फार्मूला आपका पहला है जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि उस देश का आय कितना है इस आधार पर देखा जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पर आपका आता है आर्थिक खुलापन। अगर मान लीजिए ये देश है तो इस या अन्य देशों से आर्थिक रूप से किस प्रकार से कनेक्टिव है यह भी आपका देखा जाएगा। वहीं आपका आर्थिक परिवर्तनीयता उस देश में किस प्रकार है विश्व के अन्य देशों के आधार पर, ऐसा नहीं कि उस देश में डोमेस्टिक आधार पर देखा जाएगा। यहाँ पर जितनी सारी आपके पैरामीटर हैं सबको ग्लोबल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा। वहीं अगर चौथा बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व का आकार यानी कि फॉरेन रिजर्व उस देश के पास कितना है इस आधार पर भी देखा जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए स्थापना के समय मुख्य उद्देश्य का तो यह इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह आपके स्थापना के समय, चूंकि आप लोग जानते हैं आईटीओ नहीं बन पाया था तो कुछ आईटीओ के उद्देश्य जो थे वह आईएमएफ में इंक्लूड हो गए थे। तो पहला जो था विनिमय दरों में स्थायित्व लाना। जैसे मान लीजिए किसी देश का विनिमय दर जो है वह 2 प्रकार के पहले जो थे विनिमय दर 2 आधार पर निर्धारित होते थे। एक होता था हस्तक्षेप यानी कि मैनेजमेंट के थ्रू उसे मैनेज किया जाता था, और सपोज दैट मान लीजिए भारतीय रुपया है तो भारतीय रुपये को डॉलर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह बोल दिया जाता था कि आज हम डॉलर को 30 रुपये या 20 रुपये या 10 रुपये के रूप में हम बेचेंगे और खरीदेंगे। इसी के आधार पर उसमें थोड़ा अंतर होता है बाई और सेल में, तो उस आधार पर किया जाता था। फिर उसके बाद आपका एक आया डिमांड और सप्लाई के आधार पर। तो यहाँ पर जो आपका विनिमय दरों के अस्थायित्व का जो डिमांड और सप्लाई इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं आए, उसके अस्थायित्व के लिए भी काम करना था अस्थायित्व लाने के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मैक्सिमम जो देश थे वह आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। यानी कि अगर कुछ देशों की बात की जाए तो उनको छोड़ के बकिया सब देश जो थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक अवस्था में थी। और वहीं पर अगला बात किया जाए प्रतियोगितात्मक अवमूल्यन को रोकना। अवमूल्यन के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर अवमूल्यन की बात की जाए तो उस समय आपका 1944 में ही 44 देशों के द्वारा डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी स्वीकार किया गया था। तो अगर मान लीजिए डॉलर है, अगर कोई करेंसी है, सपोज दैट भारतीय मुद्रा है, तो भारतीय मुद्रा को डॉलर के परिप्रेक्ष्य में कितना उसकी वैल्यू को कम कर दिया जाए, अगर वैल्यू को कितना डाउन कर दिया जाए डॉलर के परिप्रेक्ष्य में, या आपका यही आपका क्या होता है अवमूल्यन होता है। और इसी के अपोजिट में जो होता है वह अधिमूल्यन होता है। चूँकि अधिमूल्यन अब देशों के नहीं इसको अपनाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका व्यापार होता है व्यापार कम हो जाता है, यानी कि उनका एक्सपोर्ट डाउन हो जाता है। अगर वहीं अवमूल्यन की बात किया जाए तो अवमूल्यन से उस देश का जो व्यापार होता है व्यापार बढ़ जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस देश का जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उनकी कीमतें डाउन हो जाती हैं, और जब कीमतें डाउन होती हैं तो लोग उसको खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। सॉरी। वहीं अगला आपका है अल्पकालीन भुगतान शेष की समस्या को रोकना, यानी कि जो अल्पकाल में भुगतान समस्या है उसको भी नियंत्रित करना है, क्योंकि जो बीओपी है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यह अल्पकाल में उस समय की स्थिति जो थी वह बहुत ही नाजुक थी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्सिमम देशों का बिगड़ा रहता था, क्योंकि इस समय भी बिगड़ा है। अगर भारत की भी बात की जाए तो भारत की भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा सही रहेगा या दिखाई देगा, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत जो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो होते हैं आपके जो खाता होते हैं वह हमेशा अनबैलेंस होते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट आपका कम होता है और इंपोर्ट आपका ज़्यादा होता है, जिससे अनबैलेंस होते हैं। लेकिन फाइनली जब
खाता मेंटेन किया जाता है तो यह बैलेंस की अवस्था में होता है। तो उस समय अल्पकाल में स्थिति बहुत नाजुक थी और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसमें आपका किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसका लेखा जोखा होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले जो सदस्यता ग्रहण की जाती है, जैसे वर्तमान समय में जो यूरोपीय देश लिechtenstein को मिला है, उसको सदस्यता मिलने के पीछे क्या शर्तें हैं, इस शर्त के बारे में हम देखते हैं। आगे हम लोग 4 फार्मूला पर जिक्र किए थे और अब हम लोग आपके सदस्यता पर जिक्र करेंगे कि सदस्यता कैसे मिलती है। अभी जस्ट पीछे वाले पेज पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इसकी सदस्यता के लिए सबसे पहला है विश्व बैंक की सदस्यता मिली हो, यानी कि अगर आप IMF का सदस्य बनते हैं तो यह देखा जाएगा कि आप विश्व बैंक के सदस्य हैं या बनने योग्य हैं कि नहीं हैं, और अगर एक का त्याग करते हैं तो दूसरे का भी स्वतः आपका समाप्त हो जाता है। जैसे भारत की नागरिकता है, अगर भारत की नागरिकता आप विदेशी कोई भी नागरिकता A to Z कोई भी कंट्री है, अगर उसकी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही आपकी समाप्त हो जाएगी, यानी आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। उसी तरह आपका है IMF का कि अगर IMF की सदस्यता कोई देश अगर चाहे कि मैं छोड़ दूं तो उसके साथ ही साथ वह वर्ल्ड बैंक का भी सदस्यता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो पहला आपका है विश्व बैंक की सदस्यता होनी चाहिए। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उसका उस देश का जो है अनिवार्य अंशदान होना चाहिए, यानी कोटा होना चाहिए आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। अगर वहीं बात किया जाए, विश्व में सबसे पहला देश जो ऋण प्राप्त करता था, और यह UPPCS में यह आया हुआ क्वेश्चन है, और यह जो देश था यह आपका फ्रांस था। और यहीं पर एक और फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए कि विश्व में पहला जो ऋण प्राप्त करता था IMF के द्वारा यह फ्रांस था। साथ ही साथ फ्रांस ने IBRD से ही भी पहली बार यह ऋण लिया था। अगर वहीं ऋण की बात किया जाए तो यह जो IMF होता है यह ऋण देता नहीं है, इसे बेल आउट पैकेज कहा जाता है, या तो इसे हिंदी में अगर समझें तो जमानत राशि के रूप में कहा जाता है। अभी आप लोग श्रीलंका के केस में देखे होंगे, जो पिछले साल 2022-23 में जो घटना हुई थी, वहाँ राष्ट्रपति भवन में इंटर कर गए थे लोग और वहाँ की चीज़ों को बहुत अस्त व्यस्त कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पर घरेलू नीतियाँ बहुत ज़्यादा थीं। और उसमें एक महत्वपूर्ण कारण था, जब कोई इन्वेस्ट किसी भी देश में आ रहा है वह एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही सीमित है, तो उसका लाभ उसका आउटपुट जो होता है आउटपुट ना के बराबर होता है, और जब आउटपुट नहीं होगा तो वह कंट्री धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति में चली जाती है। जैसे आप लोग जानते होंगे बुर्ज खलीफा बन रहा था, तो उस समय भी एक विशेष क्षेत्र में वहाँ पर पैसा का इतना इन्वेस्ट किया गया कि अन्य सेक्टर भी प्रभावित होने लगे। वही चीज़ वहाँ पर है, चूँकि चाइना ने इतना अनरीजनल पूर्ण से अतार्किक रूप से जो गोटाबाया थे वहाँ राजपक्षे, उनके गृह जनपद या गृह जिले में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट का कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब लाभ नहीं मिला तो वो जो आपका श्रीलंका था वह धीरे धीरे क्राइसिस की स्थिति में, और वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे कृषि पर भी बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और एक बैग जो यह था ऑर्गेनिक खेती वाला वह क्रमशः नहीं बढ़ा। एक बैग डिसीजन लिया गया कि नहीं, अब इन ऑर्गेनिक चीज़ें हैं हम यूज नहीं करेंगे, जिससे वहाँ पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वह एक बैग प्रभावित हो गया, यानी उसमें जो उत्पादन की दर थी वह एक बैग निगेटिव स्थिति में, यानी नकारात्मक। चूँकि आप लोग जानते हैं जब भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है यह हमेशा डिमिनिशिंग रिटर्न के रूप में, यानी ह्रासमान, एक बार मौसम अच्छा हुआ तो अच्छी तरह से फसल होती है, फिर बाद में उसमें डाउन और अप की स्थिति बरकरार रहती है। लेकिन आप जब ऑर्गेनिक
जाते हैं तो तमाम तरह की जो जलवायु परिवर्तन इस समय हो रहा है या अन्य चीज़ें हो रही हैं, उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी एग्रीकल्चर से लेकर अन्य चीज़ें, उसके दाम बढ़ने लगे और दाम इतनी तेज़ी से बढ़ने लगे कि वहाँ जो क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस, वह तेज़ी में आगे बढ़ा। अगर वहीं बात किया जाए तो यहाँ पर जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसने आईएमएफ के पास गई। आईएमएफ के पास जाने के बाद उसने कहा कि मुझे जल्दी से कोई ऋण दीजिए ताकि मैं इस आर्थिक संकट से बाहर निकल सकूं। तो जो ऋण है इसी को आपको बेल आउट पैकेज यानी कि जमानती ऋण के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक अल्पकालिक ऋण होता है और एक आपका दीर्घकालिक ऋण होता है। अगर यहीं पर आईबीआरडी के मामले में देखें तो आईबीआरडी का जो ऋण होता है वह हमेशा 50-60 सालों के लिए होता है। इसलिए जो कंट्रियां ले लेती हैं वह खूब मौज करती हैं, कोई उनको टेंशन नहीं रहता है कि क्या करें कैसे न करें, उनको पेमेंट करने का। और जो उस पर जो ब्याज होता है इसे सॉफ्ट लोन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि 1-1.5-2%। तो उनको कोई चिंता नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म में यह होता है आज ले लेंगे तो मालूम चले 4-5 दशक के बाद देना है, तो कोई चिंता नहीं होती है। अगर वहीं आपका यहाँ आईएमएफ के बारे में बात करें तो यह 2 ऋण होता है, एक अल्पकालिक होता है और एक दीर्घकालिक होता है। अल्पकालिक जो ऋण होता है यह आपका प्रारंभ से, जैसे मान लीजिए कोई एक कंट्री है, एक कंट्री ने गई यहाँ पर कहीं मुझे अल्पकालिक ऋण दे दीजिए, तो आईएमएफ कहेगा ठीक है, वह रिव्यू करेगा पूरी सिचुएशन को। रिव्यू करने के बाद वह 7 साल के लिए, ध्यान दीजिएगा 7 वर्षों के लिए यह ऋण देगा और इस पर जो ब्याज दर होगा यह आपका 9% होगा। और वहीं अगर दीर्घकालिक ऋण की बात की जाए तो दीर्घकालिक जो ऋण होगा यह आपका 7 वर्ष से जब भी ज़्यादा जाएंगे और आपका 20 वर्ष के अंदर में आपको रिटर्न करना होगा, तो इस पर जो ब्याज होगा यह आपका 3.79% होता है, यानी कि लगभग 4% के आसपास होता है। और ऋण लेने की जो प्रक्रिया होती है वह आपका सुविधा जो होता है वह आपका घरेलू मुद्रा कोष के रूप में लिया जाता है। और घरेलू मुद्रा कोष में और जहाँ पर प्राप्त किया जाता है वह आपका घरेलू मुद्रा कोष में, और जो यह रिटर्न किया जाता है एसडीआर के फॉर्म में, यानी कि आप वह वापस करेंगे और डॉलर के रूप में, और आपको एसडीआर वापस मिल जाएगा। फिर आप उसी समान जैसे आप पहले व्यापार कर रहे हैं उसी रूप में व्यापार आप करते रहेंगे, उसमें कोई इशू नहीं आता है। आगे हम चलते हैं। अगर एसडीआर की बात की जाए तो एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइविंग राइट। यह कैसे आया, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं जब आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ तो उस पर जो अमेरिका का था, अमेरिका का बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव था। तो अमेरिका ने यह गारंटी दिया कि आप लोग डॉलर यूज कीजिए, आपको कोई दिक्कत आएगी तो हम खड़े हैं। फिर बाद में कुछ समय के बाद यह हुआ कि डॉलर लोगों के पास, जो देश थे उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगा। जब उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में डॉलर इकट्ठा होने लगा तो वह कहे कि अब इसका मैं क्या करूं, तो वो अमेरिका के पास जाने लगे। तो अमेरिका ने उसके बदले में गोल्ड देना प्रारंभ किया। तो आगे चल के यह अमेरिका को जब लगा कि हमारे पास जो गोल्ड का रिजर्व है वह धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसी पर वह रिव्यू करने के लिए एक कमेटी गठित किया। जब कमेटी अपना रिकमेंडेशन दिया उसके आधार पर तो भी आपका एसडीआर आया। और एसडीआर जब आया तो सबसे पहले फ्रांस ने इसका पुरजोर विरोध किया। फ्रांस ने इसलिए विरोध किया क्योंकि फ्रांस जो था वह कन्वर्टिबिलिटी यानी कि डॉलर को सबसे पहले मिलता तो डॉलर को ले जाकर वह एक्सचेंज कर लेता और गोल्ड में कन्वर्ट कर लेता था। लेकिन यह विरोध के बाद भी 1 वर्ष के बाद यानी कि 1970 में आपका लागू हो गया। और एसडीआर जब लागू हुआ तो यह जो समझौता हुआ था जहां से एसडीआर को मान्यता मिली, यह रियो डी जनेरियो या ब्राज़ील में है। आप लोग जब इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे तो उसमें कई सारी जो बैठकें हैं वह यहाँ पर हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन या अन्य चीज़ें। तो वहाँ पर यह कहा गया कि जो यह आपका एसडीआर है वह एक अंतर्राष्ट्रीय
रिजर्व संपत्ति के रूप में इसे डिनोट किया गया, डिफाइन किया गया। अगर वहीं बात किया जाए ब्याज प्राप्त करता एसडीआर के रूप में कौन से देश को ब्याज मिलेगा, ऐसी भी स्थिति होती है कि मान लीजिए हमारा कोटा, सपोज दैट हमारा कोटा 90 रुपये का है, हमारा जो धारिता है यह आपका 90 रुपये का है और जो आवंटित धारिता है यह आपका 80 रुपये है, 80 एसडीआर के बराबर है, सॉरी एसडीआर के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा जो धारिता ज़्यादा हो रहा है, हम ज़्यादा एसडीआर रखे हैं, तो वहाँ पर हम जितना भी रखे रहेंगे उसके हिसाब से हमें उस पर ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज दे की स्थिति की बात की जाए तो जहाँ पर एसडीआर धारिता कम हो जाए आवंटित एसडीआर के, यदि मान लीजिए एसडीआर आपका यह गोल्ड पेपर के रूप में होता है, अगर सपोज दैट हमारे पास 500 एसडीआर का है, तो अगर 500 एसडीआर हमें आवंटित हुआ है और हमारे पास जो है वह 400 है, तो हमें उल्टा ही हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि हम एसडीआर यूज कर चुके हैं और जब वह रिफंड करेंगे डॉलर के रूप में तो फिर हमें उसके बाद जब बैलेंस हो जाएगा तो नहीं देना पड़ेगा, या हमारे पास अगर ज़्यादा धारिता ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर हमें ब्याज मिलने लगेगा। अगर वहीं बात की जाए कागजी मुद्रा या तो इसे स्वर्ण, सॉरी यह गलत टाइप हो गया है, स्वर्ण पत्र मुद्रा के रूप में, गोल्डन पेपर के रूप में भी एसडीआर को परिभाषित किया जाता है और यह पीजीटी या अन्य जो परीक्षाएं होती हैं टीजीटी पीजीटी उसमें भी इसे पूछ देता है। वहीं बात किया जाए 1 जुलाई 1944 को जब एसडीआर का गठन हुआ तो यह हुआ कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए कि क्या, तो उस समय 16 विश्व की जो मजबूत करेंसियां थी उसको 16 करेंसियों के आधार पर 1 जुलाई 1974 को उसे बास्केट करेंसी के रूप में डिफाइन किया गया। आगे चल के आपका इसमें से मात्र 4 करेंसियां बची और वर्तमान समय में 1 अक्टूबर 2016 से आपके 5 करेंसियां हैं। जब से आपका चाइना का युआन को सम्मिलित किया गया है तो इसमें 5 करेंसियां सम्मिलित हो गई हैं। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2016 को आप लोग जैसा जानते हैं 5 वर्ष में, यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में इसका बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव जो 24 सदस्यीय देश हैं उनके बैठक होता है। उसमें यह जो 4-5 फार्मूला है उसके आधार पर निर्धारण किया जाता है कोटा। तो उसमें जो कोटा है 5-4 देशों, जो 5 देश हैं या आपके, इनके द्वारा कोटा को घटाया बढ़ाया जाता है। और वहीं बात किया जाए या इसी 5 जो करेंसी हैं इन देशों की, उसी को आपका बास्केट करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। और उसमें सबसे पहले आपका है यूएस डॉलर, यानी कि अमेरिकी जो डॉलर है उसे आपका जाना जाता है, क्योंककि अमेरिकी डॉलर जो है अभी तक विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर फॉरेन रिजर्व की बात किया जाए तो कई आंकड़े यह बतलाते हैं कि 65% से ज़्यादा जो फॉरेन रिजर्व हैं विश्व के देशों के पास वह डॉलर के रूप में है। तो आज भी डॉलर अपना मजबूती है, चूँकि युआन या कई रसिया की भी करेंसी यह हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बनेगी, लेकिन वह स्थिति प्राप्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे पेट्रो डॉलराइजेशन, यानी कि पेट्रोल जो है उसको डॉलर के रूप में जब व्यापार चालू हुआ था तो जो आपके ओपेक देश थे, ओपेक से पहले कुछ देश थे जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इन देशों के साथ अमेरिका ने समझौता किया और उन्होंने कहा कि जो भी आप तेल का निर्यात कर रहे हैं उसको आप डॉलर के रूप में लें। तो डॉलर के रूप में लेने का यहाँ तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए एक फील्ड है, फील्ड में अगर कोई भी एक नाली है या एक पानी का साधन है, अगर इस फील्ड में यहाँ पर आप डॉलर को या कोई भी चीज़ मान लीजिए पानी में मिला देते हैं तो इस पूरे खेत में फैल जाएगा। चूँकि इसका रोल कितना है यह सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर एनर्जी की बात की जाए तेल का,
तो 1950-60 यानी कि 2001 के बाद अभी तक जो तेल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह डॉलर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बहुत जल्दी अपना स्थान प्राप्त कर लिया। अगर वहीं बात किया जाए यूएस डॉलर की, तो यह सबसे नंबर 1 पर आता है। इसका जो कोटा है आपका 43% से ज़्यादा है। अगर वहीं बात की जाए यूरो का, तो यह आपका 29.31% है। वहीं येन की बात की जाए तो यह भी आपका लगभग 7.5% है। अगर पाउंड की बात की जाए तो यह 7 यानी कि इससे येन से आपका पाउंड कम है। वहीं युआन की बात की जाए जो आपका चाइनीज है, यह 12.5% है। तो इसको अगर क्रम में लगाएंगे, अगर सपोज दैट आपको पूछ दे असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो सबसे पहले आपका यूएस डॉलर आएगा, उसके बाद आपका यूरो आएगा, उसके बाद आपका युआन आएगा, फिर उसके बाद जापान की मुद्रा येन आएगा, उसके बाद आपका पाउंड आएगा। यही इसका सही क्रम है। और वहीं बात किया जाए पब्लिकेशन की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये यूपीएससी में आपका पूछ चुका है। यह जो जारी करता है, यह पब्लिकेशन जो जारी होता है, यह आपका आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं सदस्य देश की बात की जाए तो 191वां सदस्य जो बना है आपका लिechtenstein बना है। और यह जो है आपका इधर के तरफ देखेंगे तो यह जो है यह राइन नदी है, और इधर के तरफ आपका स्विट्जरलैंड है, और इधर ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में अंतर है। ऑस्ट्रिया जो है आपका यह यूरोपीय देश है, जबकि वह ऑस्ट्रेलिया जो है वह आपका एक महाद्वीप है। और यहाँ की जो राजधानी है यह आपकी वाडूज है। अगर वहीं आपके कभी क्रम में पूछ देता है और मिलाने के लिए कूट के रूप में कि इधर आपका सदस्य देश के रूप में दे देगा और इधर देश का नाम दे देगा, तो अगर इस रूप में देखा जाए तो 189वां देश जो बना था यह आपका नौरू बना था। 190वां जो सदस्य बना था यह आपका एंडोरा बना था। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो भारत इसका संस्थापक सदस्य था। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि इसका संस्थापक सदस्य कैसे हो सकता है, जबकि इसकी स्थापना 1944 में थी। तो 1944 में तो भारत में कोई सरकार नहीं थी, तो ऐसे प्रश्न उठेगा। लेकिन सरकार थी, क्यों थी? क्योंकि उस समय औपनिवेशिक काल चल रहा था। जब औपनिवेशिक काल चलता है तो उस समय जो देश हमारे पर अधिपत्य जिसका होता है, अगर उसका प्रतिनिधित्व वहाँ पर गया है तो यह मान लिया जाता है कि हमारी भी प्रतिनिधित्व वहाँ पर पहुँची थी। तो इसलिए भारत जो है संस्थापक सदस्य के रूप में जाना जाता है। और भारत के कोटा की बात की जाए, जो अंशदान की बात की जाए, तो यह आपका लगभग 2.5% के आसपास है। और अगर वित्तीय स्थिति की बात की जाए तो भारत ने 1993 के बाद कभी भी बेल आउट पैकेज की डिमांड नहीं की है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1991 के क्राइसिस के बाद भारत की स्थिति अब इतनी अच्छी हो गई है कि भारत खुद देशों की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। और भारत ने कभी अनुरोध नहीं किया है, यह महत्वपूर्ण आप लोग फैक्ट समझिएगा। और इसके बाद लगभग आपका 30-31 साल हो गए हैं, अभी तक एक बार भी डिमांड नहीं किया है। अगर वहीं बात की जाए भारत के संबंध में, तो भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं भारत सरकार के द्वारा, जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं वर्तमान समय में, तो वह पदेन गवर्नर होती हैं। और अगर मान लीजिए यह नहीं पहुंची तो उनके जगह आरबीआई के जो गवर्नर होंगे, इस समय शक्तिकांत दास जी हैं, वह वैकल्पिक गवर्नर के रूप में होंगे। जब भी कार्यकारिणी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बैठक होगी तो वहाँ पर यही दोनों लोग जाते हैं। अगर कार्यकारिणी बोर्ड में अगर रैंक की बात की जाए तो आप लोग जैसा जानते हैं 24 सदस्यीय कार्यकारिणी बोर्ड होती है, उसमें भारत का जो स्थान है यह 17 है। और 17 स्थान कैसे निर्धारित हुआ है?
कोटा के आधार पर निर्धारित हुआ है। तो भारत लगातार अपनी स्थिति मजबूत किए जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में प्रबंध निर्देशक की बात की जाए तो इसकी जो है क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो हैं इसकी वर्तमान प्रबंध निर्देशक हैं। अगर वहीं उप प्रबंध निर्देशक की बात की जाए तो गीता गोपीनाथ हैं, यह भारतीय हैं और यह पहली हैं। और लक्ष्य की बात की जाए, शुरू में तो बहुत सारे इसके लक्ष्य थे, लेकिन वर्तमान समय में एकमात्र इसका लक्ष्य है दीर्घकालीन विकास एवं समृद्धि। विकास और समृद्धि का यहाँ पर अर्थ समझिए। विकास जो होता है यह एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है जिसमें आर्थिक के साथ साथ गुणात्मक पहलुओं में भी सुधार देखा जाता है। वहीं आपकी समृद्धि जो होती है हमेशा आपका आर्थिक रूप में परिभाषित की जाती है। अगर मान लीजिए कोई देश के सपोज दैट 3 ट्रिलियन डॉलर किसी देश की अर्थव्यवस्था है तो यह बढ़ के कितने ट्रिलियन डॉलर हुई यह देखा जाता है, उसमें कितने प्रतिशत का ग्रोथ हुआ यह देखा जाता है। वहीं आर्थिक विकास की जगह इसको तो देखा ही जाएगा कि कितने ट्रिलियन डॉलर या कितने बिलियन डॉलर का ग्रोथ हुआ या कितने प्रतिशत ग्रोथ हुआ। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य या जीवन के जो छोटे छोटे पैमाने हैं उन सभी को भी देखा जाता है। अगर वहीं पर ये फोरकास्ट जो होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा, इससे विश्व और भारत या तो अन्य देश हैं उनकी भी विकास दर बतलाई जाती है। और यह प्रश्न अक्सर पूछ देता है परीक्षाओं में। तो अभी जानिएगा 2024-25 के लिए भारत की जो विकास दर IMF जो संभावित की है यह आपका 6.5% बतलाया गया है। अगर वहीं अगले साल की बात की जाए 2025 की तो यह आपका 7% बतलाया गया है। आइए हम लोग अपने इस क्लास को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। आप लोगों का नोट्स बुक IAS में जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।